हाय फ्रेंड्स, आप लोग को डेली 20 टॉप प्रश्न का सेट आप लोग को दे रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट सेट है और आज भी आप लोग के सामने 20 प्रश्नों का सेट उपस्थित हुआ है। ठीक है, मौजूद हुआ है। आप लोग इस सेट को पढ़कर बहुत सारी जानकारियां एकत्रित कर सकते हैं जो कि आपके लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक भी कर दीजिएगा, अपने मित्रों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, ओके। तो पहला प्रश्न की ओर चल रहे हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? आपका पहला प्रश्न है। ठीक है, आपका आंसर का इंतजार हम करते रहेंगे। ठीक है, आप फट से आंसर भेजिएगा। ठीक है, तो आज का पहला प्रश्न है, भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? आपका ऑप्शन है जीवी मावलंकर, ऑप्शन बी सरोज होमी कपाड़िया, ऑप्शन सी मानिक शाह, ऑप्शन नंबर डी है सुकुमार सेन। ठीक है, आपका आंसर फटाफट जल्दी से आंसर भेजिए। चलिए, बहुत सारे का आंसर आ चुका है। हम आप लोग को यह नहीं बोल पाएंगे कि किनका आंसर सही है और किनका आंसर गलत है। ठीक है, आपका आंसर आएगा और फिर अपना आंसर हम बताएंगे। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो को ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, आपका ज़्यादा टाइम हम सॉल्यूशन पर देना चाहते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर आपका हो गया सुकुमार सेन। ठीक है, और आप लोग को पता है कि सुकुमार सेन भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे और जिनका कार्यकाल 1950 से 1958 तक चला था। क्लियर है? और आप लोग को पता है कि भारत का प्रथम आम चुनाव 1951-52 में हुआ, तो इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। उस समय यही मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे और अच्छे से निर्वाचन कराने के लिए इन्हें 1954 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, और दूसरी बात है, सुकुमार सेन का संबंध पश्चिम बंगाल से है। क्लियर हो गई बात को? तो बहुत सारे प्रश्न हो गए। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, मूत्र की प्रकृति कैसी होती है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, मूत्र की प्रकृति कैसी होती है? ठीक है, तो मूत्र की प्रकृति कैसी होती है, इसका ऑप्शन दिया गया है कि अम्लीय, ऑप्शन बी क्षारीय, ऑप्शन सी उदासीन, ऑप्शन नंबर डी सभी। क्लियर हो गया बात को? तो आपका आंसर का इंतजार करें, फटाफट आंसर भेजिए। चलिए ठीक है, आंसर आ चुका। चलिए ठीक है, तो अब आप अपना आंसर बोल रहे हैं कि मूत्र की प्रकृति अम्लीय होती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही है। और जानते हैं कि मूत्र का पीएच मान 6 होता है। ठीक है, और दूसरी बात है, मूत्र कहाँ बनता है? तो मूत्र गुर्दा में बनता है। क्लियर हो गया बात को? अब दूसरी बात यहाँ आया है, पीएच मान की बात किए हैं, तो आपको पता है पीएच मापक्रम की खोज किया था सोरेनसन, खोज किया था। ठीक है, और पीएच स्केल पर 0 से 14 तक अंकित रहता है, दर्शाया गया है, जिसमें 7 से नीचे वाले को अम्लीय रखा गया है, 7 से अधिक वाले को क्षारीय रखा गया है और 7 के बराबर वाले को उदासीन रखा गया। क्लियर हो गया बात को? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। शबद किस धर्म का गीत है? क्लियर हो गया? शबद किस धर्म का गीत है? आप लोग ने शबद के बारे में परिचित होंगे, आप लोग शबद के बारे में पढ़े होंगे। क्या पढ़े शबद के बारे में, जिसकी चर्चा करते हैं? आप लोग ने पढ़ा होगा कि शबद के लेखक कौन है, शबद के रचयिता कौन है, ऐसा आपने पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ धर्म गीत की बात किया गया है, तो इसका आंसर आप लोग जल्दी से भेजिए, फटाफट आंसर भेजिए। ठीक है, चलिए इतना देर नहीं, चलिए आपका आंसर बता रहे हैं। ठीक है, शबद किस धर्म का गीत है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, सिख धर्म का गीत है। और आप लोग को पता है साखी शबद रामायणी किसकी रचना है? तो कबीर दास की रचना है। किसकी रचना है? तो कबीर दास की रचना है। कौन कौन? साखी शबद रामायणी। ठीक है, क्लियर हो गया बात को? लेकिन प्रश्न में आपका गीत था। ठीक है, चलते हैं आपका अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, प्याज परिवर्तित रूप है। ठीक है, प्याज किसका परिवर्तित रूप है? यह आपका प्रश्न है। जल्दी से आप आंसर भेजिए। कौन सा ऑप्शन होगा? ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन? चलिए ठीक है, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही है, तना। ठीक है, प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तो तना का परिवर्तित रूप है। क्लियर हो बात को? अब दूसरी बात है, प्रश्न में कभी कभी देता है प्याज है। ठीक है, ऑप्शन देगा सलकंद, कंद,
प्रकंद, इस तरह का ऑप्शन देगा तो उस समय आपको कंद मारना है, ठीक है, कंद मारना है। क्लियर हो गया बात को। और आप लोग को पता है कि प्याज का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो महाराष्ट्र करता है। और भारत बहुत सारे देशों को प्याज निर्यात करता है, जैसे नेपाल, ठीक है, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सब को क्या करता है, भारी मात्रा में प्याज को निर्यात करता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए राइबोसोम, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी कोलन, ऑप्शन नंबर डी लाइसोसोम। ठीक है, जल्दी से फटाफट आंसर भेजिए। चलिए, आपका आंसर है आत्महत्या की थैली कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी लाइसोसोम को। ठीक है, किसको कहता है? लाइसोसोम को। अब ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं, राइबोसोम क्या है? तो राइबोसोम के बारे में पता होगा कि राइबोसोम क्या है? प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। क्या करता है? प्रोटीन से संबंधित जो भी है सब प्रोटीन संश्लेषण का काम कौन करता है? तो राइबोसोम करता है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात किया जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कोशिका का शक्तिगिरी किसे कहा था? माइटोकॉन्ड्रिया को, अर्थात उसको बोल सकते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। क्या बोलेंगे? पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी की चर्चा करते हैं, कोलन। कोलन क्या है? कोलन पाचन तंत्र के नीचे भाग में स्थित होता है। ठीक है, पाचन तंत्र के नीचे वाले भाग में स्थित होता है, जिसमें क्या करता है? रेक्टम नामक कैंसर उत्पन्न होता है। रेक्टम नामक कैंसर उत्पन्न होता है, जो आप हाल ही में जानते हैं कि एक भारत का एक अभिनेता का निधन हुआ जिनका नाम है इरफान खान। ठीक है, उनका भी यही कैंसर था। क्या था? रेक्टम कैंसर, जो कि आपका उपकोलन में होता है। ठीक है, क्लियर हो गया बात को। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चल ठीक है, अगले प्रश्न के जाने के पहले आप लोग से एक गुजारिश है, कृपा है कि आप लोग शुरू से लास्ट तक वीडियो देखें। बहुत सारे सॉल्यूशन में नए नए प्रश्न आएंगे। ठीक है, बहुत सारे प्रश्न आपको याद होगा, बहुत सारे प्रश्न हो सकता है आप नहीं जानते होंगे, और बहुत सारे प्रश्न आपके प्रेजेंट ऑफ माइंड में नहीं रहे। ठीक है, तो वीडियो द्वारा आप क्या कर सकते हैं? उस प्रश्न को अंदर से उभार सकते हैं। ठीक है, तरोताज़ा कर सकते हैं। ठीक है, शुरू से लास्ट तक वीडियो देखें। और दूसरी बात है, जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, क्योंकि यह चैनल आपका ही चैनल है, और अपने चैनल को जितना विस्तार कीजिए उतना अच्छा रहेगा। क्लियर हो गया बात को। और अपने मित्रों के पास भी ज़रूर शेयर कीजिए, ज़रूर सूचना दीजिए कि 20 प्रश्नों का सेट डेली हम लोग मार रहे हैं, आप भी मारिए। क्लियर हो गया बात को। तो इस प्रकार चैनल का विस्तार होगा। ठीक है, और जो सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कीजिए, और बेल का एक चित्र होगा, बेल को भी दबाइए, वहाँ ऑल का ऑप्शन आएगा, ऑल को दीजिए। अगर वहाँ दबाते हैं तो जो भी हम वीडियो डालेंगे आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत ही पहुँच जाएगा, सबसे पहले पहुँचेगा। ठीक है, तो बहुत सारे वीडियो इसमें डलाने वाले हैं, बहुत सारे हिंदी का वीडियो डलाएगा, बहुत सारा हिंदी के प्रत्येक चैप्टर वाइज प्रश्न डलाएगा। ठीक है, और बहुत सारे टॉपिक जीके संबंधित डलाएगा। ठीक है, तो आप इसका नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त करना चाहते हैं तो जल्द ही सब्सक्राइब कीजिए। और अगर वीडियो सॉल्यूशन प्रश्न अच्छा लग रहा है तो जल्द ही आप लाइक कीजिए। ठीक है, लाइक का बटन बहुत कम दबा रहे हैं। ठीक है, फटाफट लाइक कीजिए। चलिए, अच्छी बात है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 5 नंबर प्रश्न हो गया है, तो 6ठा नंबर प्रश्न चलते हैं। आपका 6ठा नंबर प्रश्न क्या था? बहुत मज़ेदार प्रश्न है 6ठा। केल्विन पैमाने पर परम शून्य ताप का मान कितना होता है? जल्दी से आप आंसर भेजिए। ऑप्शन ए 0 केल्विन, ऑप्शन बी 273 केल्विन, ऑप्शन सी 373, ऑप्शन नंबर डी -273.15 केल्विन। चलिए जल्दी से आंसर भेजिए। चलिए, सारा आंसर गलत 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 गलत। चलिए अब आंसर बता रहे हैं। जो आपने इसको सोचा था वह आंसर इसमें नहीं है। ठीक है, बहुत चतुराई भरी हम इसको ऑप्शन को डाले हैं, क्योंकि ऑप्शन बी और ऑप्शन नंबर डी दोनों एक जैसा है, तो हमने क्या दोनों एक जैसा डालकर आपको फंसा दिया। ठीक है, तो ध्यान कीजिए, ये दोनों में से कोई भी आंसर नहीं है। क्लियर हो गया। तो आपका आंसर है केल्विन पैमाना पर परम शून्य ताप का मान होता है 0 केल्विन होता है। क्लियर हो गया बात को। अब आपको पढ़ना है कि 0 केल्विन बराबर होता है -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये है। क्लियर हो गया बात। आप लोग ने साधारणतः एक किताब पढ़ते होंगे लुसेंट का। ठीक है, तो लुसेंट में भी यह बात अंकित है।
क्लियर हो गया बात को। तो चलते, बहुत अच्छी प्रश्न थी, ठीक है, सस्पेंस भरा प्रश्न था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 7 नंबर प्रश्न आ रहा है। भारत में जूडो खेल का आरंभ किसने किया था? बहुत अच्छा प्रश्न है। भारत में जूडो खेल का आरंभ किसने किया था? फटाफट आंसर दीजिए। ऑप्शन ए RNT, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी ब्रूस ली, ऑप्शन डी वाई चांग। फटाफट आंसर दीजिए। चलिए बहुत सारे आंसर आ गया। अब इसका आंसर बताया जा रहा है। भारत में जूडो खेल का आरंभ किया था वाई चांग, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी में है। ऑप्शन नंबर आपका डी में है, ठीक है, क्लियर हो गया बात को। अब बात है कि भारत में जूडो संघ की स्थापना कब हुआ था? तो भारत में जूडो संघ की स्थापना 1964 में हुआ था, क्लियर हो गया। अब दूसरी बात आता है कि जूडो को ओलंपिक में कब शामिल किया गया? तो जूडो को टोक्यो ओलंपिक यानी 18वां ओलंपिक में 1996, ठीक है, 1996 में इसे शामिल किया गया, ठीक है। और दूसरी बात है जूडो का विकास कहाँ से हुआ? तो जूडो का विकास जापान से ही हुआ था, क्लियर हो गया बात को। चलिए ठीक है। और दूसरी बात है, अब RNT आया ऑप्शन नंबर ए। तो RNT के बारे में जानते हैं कि इन्हें गुरुदेव कहा गया है। जवाहरलाल नेहरू के बारे में जानते, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन नंबर सी ब्रूस ली के बारे में कुछ नहीं पता है, ठीक है। तो ब्रूस ली के बारे में बताना चाह रहे हैं कि ब्रूस ली जो थे एक फिल्म निर्देशक जी थे, ठीक है। उन्होंने जूडो पर एक फिल्म बनाई जिसका नाम था वे ऑफ द ड्रैगन। क्या नाम था फिल्म का? वे ऑफ द ड्रैगन फिल्म का नाम था, क्लियर हो गया बात को। और यह जो है 1972 में फिल्म आई थी, क्लियर हो गया बात को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक को पुरस्कार मिला था, ये प्रश्न है। आपका प्रश्न थोड़ा सा उलट दिए। आपने पढ़ा होगा गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक किसकी है, क्लियर हो गया बात को। हमने क्या किया है, किसमें लिख दिया पुस्तक को कौन सा पुरस्कार दिया गया, इसके बारे में चर्चा की है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका बुकर पुरस्कार है। बुकर पुरस्कार मतलब मान बुकर पुरस्कार है। ऑप्शन बी कलिंग पुरस्कार, ऑप्शन सी ज्ञानपीठ, ऑप्शन नंबर डी सभी, ठीक है। जल्दी फटाफट आंसर दीजिए। चलिए इस प्रश्न का आंसर आपको है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक जो पुरस्कार मिला था वह मान बुकर पुरस्कार मिला था, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है, क्लियर हो गया बात को। बहुत सारे का गलत आंसर आता है। चलिए ठीक है, तो जिनका गलत आंसर आता है वह बार बार वीडियो देखने का प्रयास करें, ठीक है। एक बार नहीं 2-4 बार वीडियो देखें, और वीडियो देख कर क्या करें, आप याद कर लें, ठीक है। लिखने का प्रयास आप ना करें, ठीक है। लिखना है तो अपनी माइंड में लिखें, क्योंकि आपके पास वीडियो मौजूद है। बस यूट्यूब पर बस भिड़ाइए और आप देखते रहिए, क्लियर हो गया बात को। चलिए ठीक है, तो अब दूसरी बात करते हैं कि गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक किसकी है। तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक अरुंधति राय को है। और मान बुकर पुरस्कार कब मिला था? तो 1997 में मिला था। अब दूसरी बात है कि मान बुकर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो साहित्य से है, ठीक है, क्लियर हो गया बात को। चलिए ठीक है, अब दूसरी बात इसमें आता है कि स्थापना कब हुआ था? 1969 में हुआ था, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर बी कलिंग पुरस्कार है। तो कलिंग पुरस्कार की स्थापना कब हुआ था? 1952 में हुआ था। और किस क्षेत्र में? यह विज्ञान के क्षेत्र में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में, और इसकी स्थापना 1962 में हुआ था, क्लियर हो गया। तो बहुत सारे प्रश्न इसमें आए हैं, जो टोटल प्रश्न को आप ध्यान से सुने, याद हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया बात को। चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। आगे प्रश्न आपका है मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन ए है पूर्ण परावर्तन। पूर्ण परावर्तन नहीं होता, परावर्तन होता, क्लियर, ठीक है। ऑप्शन बी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन सी विसर्जन, ऑप्शन डी अपवर्तन, क्लियर हो गया। तो आपका आंसर का इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से फटाफट आंसर भेजिए। चलिए, तो अब आंसर मेरी है, ठीक है। मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है? तो मृग तृष्णा बनने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये है आपका मेन आंसर। क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। अब दूसरी बात आता है कि मृग तृष्णा बनता है कैसे, ठीक है। मृग तृष्णा का अर्थ क्या होता है? तो मृग तृष्णा के बारे में बता रहे हैं। मृग तृष्णा का अर्थ होता है धोखा, क्लियर हो गया, धोखा। अब कैसे धोखा होता है इसके बारे में चर्चा करते हैं। धोखा मतलब जो ना होकर भी प्रकट करता है, जो ना होकर भी प्रकट करता है वह धोखा होता है,
ठीक है। अब जो ना होकर प्रकट करता है इसका मतलब क्या होगा, इसको भी हम डिटेल करना चाहते हैं। ठीक है, आप लोग ने देखे होंगे गर्मियों के दिनों में, ठीक है, गर्मियों के दिनों में जब सड़क से चलते हैं, बल्कि बस से चलते हैं या मोटरसाइकिल से चलते हैं, ठीक है, गर्मियों के दिन में चलते हैं तो आप देखते होंगे दूर से अपने दूर वाले स्थान, ठीक है, दूर वाले स्थान में देखते होंगे रोड पर कुछ पानी जैसा निशान दिखाई देता है, ठीक है। लेकिन अगर नज़दीक जाते हैं तो वह पानी नहीं होता है, तो यह क्या हुआ, धोखा हुआ, अर्थात यह क्या है, मृग तृष्णा है। क्लियर हो गया बात को। चलिए ठीक है, तो अब आपका क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका इंपॉर्टेंट है। इनमें से किस क्षेत्र पर बाजीराव प्रथम द्वारा अधिकार नहीं किया गया? बहुत अच्छा प्रश्न है। इनमें से किस क्षेत्र पर बाजीराव प्रथम द्वारा अधिकार नहीं किया गया? आपका ऑप्शन है मालवा, ऑप्शन बी बुंदेलखंड, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी गुजरात। तो जल्दी से आंसर भेजिए, फटाफट आपका आंसर का वेट कर रहे हैं। चलिए, अच्छी बात है, आंसर आ गया। तो अब बता रहे हैं बाजीराव प्रथम जो है उड़ीसा पर अपना अधिकार नहीं किया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ठीक है, अब बात आ रहा है मालवा का। तो मालवा को विजय कब किया था? 1723 में किया था। बुंदेलखंड को 1731 में किया था। गुजरात को 1724 में किया था। लेकिन बाजीराव प्रथम का संबंध किस वंश से है, इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। तो बाजीराव प्रथम का संबंध आप लोग जानते हैं मराठा साम्राज्य से है। मराठा साम्राज्य में यह पेशवा के पद पर था। ठीक है, लेकिन बाजीराव प्रथम बहुत अधिक चर्चित था। क्यों चर्चित था, इसका भी कारण है। ठीक है, ऐसा कारण क्या है? दिल्ली पराक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा था। ठीक है, दिल्ली पराक्रमण करने वाला यह प्रथम पेशवा था। ठीक है, और जिस समय दिल्ली पराक्रमण किया था उसमें वहां का शासक था मोहम्मद शाह। क्लियर हो गया? कौन था? मोहम्मद शाह। लगभग 1737 में इन्होंने आक्रमण किया था। क्लियर हो गया? और दूसरी चर्चा होने का कारण क्या था? बाजीराव प्रथम का संबंध एक महिला से था। ठीक है, जिसका नाम है मस्तानी। ठीक है, याद रखना, क्वेश्चन डालता है कि बाजीराव का संबंध किस महिला से था, तो मस्तानी। ठीक है, मस्तानी से संबंध रखने के कारण यह चर्चित हुआ था। क्लियर की बात को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है आपका, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। ठीक है, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है, ये आपका प्रश्न है। ठीक है, तो किसके द्वारा निश्चित किया जाता है? इसका ऑप्शन दिया हुआ आयाम द्वारा, वेग द्वारा, आवृत्ति द्वारा, तरंगदैर्घ्य द्वारा। ठीक है, तो प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तरंगदैर्घ्य द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। कुछ का आंसर आ गया था इसलिए हमने आंसर बोल दिया। बहुत आसान क्वेश्चन थी। ठीक है, अब आपको पता है कि तरंगदैर्घ्य कैसा होता है, तो तरंगदैर्घ्य की आकृति हम थोड़ा सा इंडिकेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार आपका तरंगदैर्घ्य की आकृति होता है। ठीक है, और तरंगदैर्घ्य मापा जाता है, जैसे ये शीर्ष है तो शीर्ष को शीर्ष से मिलाया जाता है और बीच वाले भाग से मिलाया जाता है। इसी में एक पॉइंट दिया जाता है, इसी द्वारा तरंगदैर्घ्य मापा जाता है, या तरंगदैर्घ्य का ही सूचक है। क्लियर हो गया बात को। तो प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तरंगदैर्घ्य द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी था। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखते हैं, चर्चा करते हैं इसका भी। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? वर्ष 2002 में सर्वप्रथम दिल्ली मेट्रो की शुरुआत कहां से कहां तक हुआ था? ठीक है, आप लोगों ने दिल्ली मेट्रो का नाम सुना होगा, दिल्ली मेट्रो पर आप लोग चढ़े होंगे। ठीक है, तो आप लोग को पता है दिल्ली मेट्रो जो है संसार में, विश्व में 9वां स्थान प्राप्त करता है और भारत में पहला स्थान प्राप्त करता है और सबसे व्यस्त मेट्रो है। क्लियर हो गया बात को। अब इसमें प्रश्न आपका आया है कि कहां से कहां तक चला था। ठीक है, तो आपका आंसर है, और जल्दी से आंसर भेजिए। आपका ऑप्शन है गाजियाबाद से दिल्ली, ऑप्शन बी आनंद विहार से शिवाजी स्टेडियम, ऑप्शन सी है शहादरा से 30 हजारी, ऑप्शन डी है आनंद विहार से कन्नाट पैलेस। ठीक है, जल्दी से फटाफट आंसर दीजिए। चलिए, आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शहादरा से 30 हजारी। इसका डिटेल हम आप लोग को बोल दिए हैं। क्या बोले हैं कि यह जो है, ठीक है, दिल्ली में चला था और 2002 में चला था। ठीक है, और यह विश्व में यह 9वां स्थान पर है और भारत में यह पहला स्थान पर सबसे व्यस्त है और इसकी लगभग विस्तार जो है 327 किलोमीटर तक विस्तार है। क्लियर हो गया बात को। चलते हैं अगला प्रश्न, आपका 13वां नंबर प्रश्न।
13 नंबर प्रश्न आपका, लेह और श्रीनगर को जोड़ने वाला दर्रा कौन है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप जल्दी से आंसर भेजिए। ऑप्शन नंबर ए शिव किला, ऑप्शन नंबर बी नाथुला, ऑप्शन सी जोजिला, ऑप्शन नंबर डी डुक्कन पास। ठीक है, जल्दी से आंसर भेजिए, क्या आंसर होता आप लोग का? ठीक है, चलिए आगे आंसर। तो अब मेरा आंसर, ठीक है, तो इसका आंसर है लेह और श्रीनगर को जोड़ने वाले दर्रा है जो जिला दर्रा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ठीक हो गया, क्लियर हो गया बात को? चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। ओ चलिए ठीक है, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि शिव किला दर्रा कहाँ है। तो शिव किला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, नाथुला दर्रा सिक्किम में है, डुक्कन पास दर्रा कहाँ है? डुक्कन पास है आपका अंडमान निकोबार। ठीक है, आपका अगर डुक्कन पास पूछेगा, अगर अंडमान निकोबार ऑप्शन में नहीं रहे तो क्या रहेगा? ठीक है, अगर डुक्कन पास का अंडमान निकोबार ऑप्शन नहीं रहेगा तो आपका ऑप्शन रहेगा रूटलैंड द्वीप। क्या रहेगा? रूटलैंड द्वीप। ठीक है, रूटलैंड द्वीप से निकोबार द्वीप समूह तक इसकी विस्तार है। क्लियर हो गया बात को? चलिए ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किन्वन, बहुत अच्छा प्रश्न आ रहा है। ठीक है, मजा आ रहा है। चलिए बोलिए, मजा आ रहा है ना? चलिए ठीक है, बहुत सारी जानकारियाँ आप लोग को मिल रहा है, बहुत सारी जानकारी एकत्रित हो रहा है जो कि आपके लाइफ में काम देगा। ठीक है, तो किण्वन की बात करते हैं। किण्वन का उदाहरण है ऑप्शन ए दूध का खट्टा होना, ऑप्शन बी गीले आटे का खट्टा होना, ऑप्शन सी गन्ने का रस से शराब बनना, ऑप्शन डी है सभी। चलिए जल्दी से आंसर भेजिए। चलिए क्लियर हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। ठीक है, सभी में किण्वन होता है। अब दूसरी बात आता है किण्वन कहते हैं किसको, इसकी चर्चा किया जाना है। तो किण्वन किसको कहेंगे? ठीक है, तो किण्वन क्या? एक जैव रासायनिक प्रक्रिया। क्या है? एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। इसमें जटिल कार्बन यौगिक, क्या है? इसमें जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म जीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिक में विघटित करता है। फिर से एक बार बोलते हैं, एक जैव रासायनिक क्रिया है, इसमें जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म जीवों की सहायता से सरल कार्बनिक पदार्थों में विघटित होता है, उसी को किण्वन कहा जाता है। आप लोग ने पाव रोटी खाया होगा। ठीक है, तो किण्वन के द्वारा ही पाव रोटी का निर्माण होता है। बिस्कुट खाया होगा तो बिस्कुट का भी निर्माण किण्वन द्वारा ही होता है। क्लियर हो गया बात को? तो बहुत सारे अल्कोहल का निर्माण किण्वन द्वारा ही होता है। दूसरी इसका प्रश्न आता है कि किण्वन की क्रिया में कौन सा गैस निकलता है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। ठीक है, तो किण्वन की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। प्रश्न नंबर 15 आपका है, कार्बन है एक। ठीक है, यही आपका प्रश्न है, कार्बन है एक क्या है? ऑप्शन दिया हुआ अधातु, उपधातु, धातु, कोई नहीं। ठीक है, जल्दी से आंसर भेजिए, बहुत आसान प्रश्न है, इसका आंसर सारे लोग से आना चाहिए। ठीक है, कार्बन एक अधातु है। चलिए आपका आंसर ऑप्शन ए सही है। ठीक है, क्लियर हो गया बात को? अब बात करते हैं कार्बन का संकेत क्या है, तो सी है। कार्बन की परमाणु संख्या 6 है। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 है। क्लियर हो गया बात को? अब दूसरी बात, आप लोग के पास जानकारी नहीं होगा कि कार्बन जो अंग्रेजी शब्द है और कार्बन का हिंदी क्या होता है, तो प्रांगार। क्या होता है? प्रांगार। कार्बन का हिंदी होता है प्रांगार। क्लियर हो गया बात को? आज नया चीज आप लोग ने जाना। चलिए ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए आपका अगला प्रश्न है कि आतिशबाजी में चटक लाल रंग किसकी उपस्थिति कारण होता है? प्रश्न आपका है, आतिशबाजी में चटक लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी बेरियम, ऑप्शन सी मैग्नीशियम, ऑप्शन डी स्ट्रांशियम। ठीक है, आंसर जल्दी से फटाफट। चलिए ठीक है, आंसर ठीक है। बहुत सारे प्रश्न का आंसर आप लोग के आ रहा है और सही है। चलिए ठीक है, आतिशबाजी में चटक लाल रंग जो होता है स्ट्रांशियम के कारण होता है, आप लोग को पता है। और आतिशबाजी में हरा रंग बेरियम के कारण होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, इसी प्रकार आप लोग को पता है कि आतिशबाजी में पीला रंग भी होता है, तो पीला रंग किसके कारण होता है? पीला रंग का दो कॉम्बिनेशन होता है, एक है सोडियम नाइट्रेट और दूसरा है स्ट्रांशियम कार्बोनेट।
क्लियर होगी बात को। अगर सोडियम नाइट्रेट भी ऑप्शन रहेगा तो भी सही है, अस्ट्रांशियम कार्बोनेट रहेगा तो भी सही है। क्लियर होगी बात को। अब दूसरी बात आता है, आतिशबाजी में आसमानी रंग का भी होता है, तो आसमानी रंग का कारण क्या है? अस्ट्रांशियम सल्फेट। क्या है? अस्ट्रांशियम सल्फेट के कारण आतिशबाजी में आसमानी रंग होता है। क्लियर हो गया। चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। प्रश्न नंबर 17 है विरंजक क्या है, अर्थात इसका सूत्र लिखा हुआ विरंजक चूर्ण का। जल्दी से फटाफट आंसर दीजिए। विरंजक चूर्ण ऑप्शन, चलिए जल्दी से, चलिए अच्छी बात है, आ गया। चलिए विरंजक चूर्ण का सूत्र हो गया ऑप्शन नंबर बी, CaCO2। ठीक है, CaOCl2, इसी को बोला जाता है CaOCl into Cl, यही बोला जाता है। ठीक है, और इसका नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। डिएगो गार्सिया द्वीप किस महासागर में है? जल्दी से आंसर भेजिए। ऑप्शन ए दक्षिण चीन सागर, ऑप्शन बी हिंद महासागर, ऑप्शन सी प्रशांत महासागर, ऑप्शन डी अटलांटिक महासागर। ये आपका ऑप्शन था, फटाफट आंसर भेजिए। कौन सा आंसर हो सकता है? डिएगो गार्सिया द्वीप, चलिए आंसर ठीक है, हिंद महासागर में अवस्थित है। और आप लोग को पता है कि डिएगो गार्सिया द्वीप मूंगे का प्रवाल द्वीप है। क्या है? मूंगे का प्रवाल द्वीप है। दूसरी बात है, डिएगो गार्सिया द्वीप की खोज किसने किया? तो डिएगो गार्सिया द्वीप की खोज यूरोपियन ने किया था, 16वीं शताब्दी में किया था। क्लियर है बात को। लेकिन कौन से आदमी किया था, इसका जिक्र, इसका उल्लेख नहीं दिया गया है, नहीं मिलता है, सिर्फ यूरोपियन मिलता है। क्लियर है बात को। चलते हैं आगे प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 19 नंबर आपका बहुत अच्छा प्रश्न दिखाई दे रहा है। निम्नलिखित में कौन सा वाद्य यंत्र वायु द्वारा संचालित होता है? ये प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन सा वाद्य यंत्र वायु द्वारा संचालित होता है, मतलब वायु के माध्यम से होता है? तो आपका ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए सितार, ऑप्शन बी संतूर, ऑप्शन सी शहनाई, ऑप्शन डी बीना। ठीक है, जल्दी से आप फटाफट आंसर भेजिए। चलिए आपका आंसर सही है, शहनाई। तो यह जो है वायु द्वारा संचालित होता है। ऑप्शन ए की बात करें, सितार की बात करते हैं, तो सितार की बात करेंगे। ठीक है, तो आप लोग को पता है कि सितार में, ठीक है, सितार में तारों की संख्या 4 होती है, और सितार की खोज अमीर खुसरो किया था। क्लियर हो गया बात को। और सितार का जादूगर रहीम सेन को बोला जाता है। ठीक है, और ऑप्शन बी की चर्चा करते हैं, संतूर। ठीक है, संतूर, तो संतूर जो है, संतूर का नाम ही है 100 तारों वाला बीना। क्या है? 100 तारों वाला बीना, इसको दूसरा नाम कहा गया है। और संतूर जो है फारसी भाषा का शब्द है, अर्थात इसको फारसी में संतूर कहा गया है। ठीक है, इसका असली नाम है 100 तारों वाला बीना। ठीक है, और फारसी में संतूर कहा गया। क्लियर हो गया बात को। चलिए ठीक है, और संतूर पर बहुत सारे प्रश्न देता है कि संतूर से संबंधित कौन कौन से व्यक्ति हैं। इस पर एक ट्रिक बनाए थे, शिव का भजन संतूर से करो, शिव का भजन संतूर से करो, यह माथी था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी बीना के बारे में। ठीक है, तो बीना क्या है? तो बीना भी एक तरह का वाद्य यंत्र है। ठीक है, और बीना में तारों की संख्या अगर पूछा जाता है, तो बीना में तारों की संख्या भी 4 होता है। और बीना बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जैसे रुद्र बीना हुआ, विचित्र बीना हुआ, मोहन बीना हुआ, और रंजन बीना हुआ। ठीक है, आप लोग को पता है कि माता सरस्वती और नारद मुनि का बीना जो है लोकप्रिय वाद्य है। क्लियर हो गया बात को। और यह भी पता है कि भारत का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र बीना है। बहुत सारे प्रश्न इस पर हुआ। चलिए ठीक है, बहुत सारी चर्चाएं हुई, आप लोग का मजा भी आ रहा है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 आपका लास्ट प्रश्न है, पनिहारी लोक नृत्य कहाँ प्रचलित है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन नंबर डी गुजरात। चलिए आपका आंसर का इंतजार कर रहे हैं, फटाफट आंसर दीजिए। चलिए ठीक है, तो अब इसका आंसर बताया जा रहा है कि पनिहारी लोक नृत्य जो ऑप्शन है आपका, उसके अनुसार से गुजरात सही है। ऐसे एक पनिहारी नृत्य जिसमें तवारगी ना होता है, कौन सा ना होता है? तवारगी ना होता हुआ राजस्थान में प्रसिद्ध है। क्या ना? राजस्थान में। ठीक है, और कहा जाता है कि पनिहारी राजस्थान का एक लोक
गीत भी है। क्लियर हो गया। अब दूसरी बात हम इसका चर्चा करना चाहते हैं कि पनिहारी का अर्थ क्या होता है, तो इसकी चर्चा करते हैं। पनिहारी का अर्थ होता है पानी भरने जाने वाली, पानी भरने जाने वाली, ठीक है, ये इसका अर्थ होता है। ठीक है। अब दूसरी बात आता है कि इसका नृत्य कैसे होता है, तो नृत्य इसकी महिलाएं करती है। और महिलाएं कैसे करती है, तो अपने सर पर क्या करती, घड़ा रखकर नृत्य करती है। क्लियर होगी बात को, तो यह पनिहारी है। ठीक है, क्लियर होगी बात को। तो यह पनिहारी नृत्य अक्सर जो है ऑप्शन अगर राजस्थान रहेगा तो आप राजस्थान मारने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि राजस्थान में ज़्यादा प्रसिद्ध है और गुजरात में कम प्रसिद्ध है। ठीक है, ध्यान करेगा। जब टवर्गी ना देगा तो गुजरात देगा, टवर्गी ना देगा तो आपका राजस्थान देगा। क्लियर हो गया बात को। चलिए ठीक है, तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा इसका चर्चा आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, जरूर कमेंट बॉक्स में भेजिए। आपका कमेंट बॉक्स में इंतजार करते रहते हैं कि कुछ कमेंट भेजें कि वीडियो कैसा लगा, कोई प्रश्न में डाउट है उसके बारे में भी बोलें। ठीक है, तो जितना आप कमेंट भेजिएगा उतना अच्छा रहेगा, उतना ही ज़्यादा एनर्जी आएगा और नई तरीक़ा से आपके लिए प्रश्न भी हम बनाएंगे। ठीक है, क्लियर होगी बात को। तो वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कीजिए और मित्रों के पास से अधिक भेजें। ठीक है, ताकि उनको भी पता हो जाए कि 20 प्रश्नों का सेट का वीडियो डेली प्रसारित हो रहा है। और अगर पढ़ लेते हैं तो कुछ न कुछ जानकारी होगा जो कि जीवन में काम आएगा, लाइफ बनाने में काम आएगा, क्योंकि यह पता नहीं होता कौन सी प्रश्न एग्जाम में आने वाली है या नहीं आने वाली है। ठीक है, ये सब जो अपना हम दे रहे हैं अपना एक तरह का गेस है। ठीक है, जो कि टॉप प्रश्नों के अंतर्गत रखे हैं, ये सब लेटेस्ट प्रश्न है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्लियर होगी बात को। चलिए आज का वीडियो इतना ही दूर तक। चलिए थैंक यू। क्लियर हो गया। थैंक यू वाचिंग फॉर वीडियो। ठीक है, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।